अस्सलामुअलैकुम, यूर वाचिंग फेस टू फेस विद मोहम्मद अकबर बाजवा। इलेक्शंस में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। आज तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई थी अपने कारकुनान को कि तमाम शहरों के अंदर निकलें और रैलियां निकालें, और दैट इज़ देयर बेसिक फंडामेंटल, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कि वो कहीं पर रैली कर सकते हैं। एनीवेज, उसके बावजूद बहुत सारे शहरों के अंदर तहरीक इंसाफ की रैलीज पुलिस ने रोकने की कोशिश की, कहीं पर कामयाब भी हुए, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग बहुत सारे शहरों के अंदर एक बड़ी साइजेबल तादाद के अंदर इन तमाम रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले और बहुत से कारकुनान को आज गिरफ्तार भी किया गया। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है। ये कैसे नाफिज हुई हुई है, इसका तो हायर कोर्ट्स को देखना चाहिए ये सब मामला। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मियां नवाज शरीफ साहब ने आज सियालकोट में जो उन्होंने जलसा किया, वहाँ पर भी साइजेबल तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन उधर बिल्कुल किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। अब सवाल यही पैदा होता है, हर एक को नजर आ रहा है कि भाई एक पार्टी के लिए इस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ मेट आउट किया जा रहा है और दूसरी के लिए इस तरह का मामला बन रहा है। कराची के अंदर जो मामला बना वो भी आप सबने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। खबर आई वहां से कि जनाब बोट बेसन SHO जख्मी हो गई, फेंटेड के उसकी एक वीडियो भी है। अब वो कारकुनान हैं या वो कौन लोग हैं जो कि लाठियां मार रहे हैं उस पुलिस ऑफिसर को, बट एट द सेम टाइम वो रैली निकलनी थी और वहाँ पर पुलिस ने रैली पर शेलिंग शुरू कर दी। अच्छा, वो शेलिंग हुई और उसके बायस फिर वहाँ पर फैमिलीज मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, लोगों ने भी आगे से रिएक्ट किया, वो आपस में पत्थरों का इधर से उधर तबादला हुआ। ये सब सूरत हाल आज क्या बनी क्या और किस वजह से पुलिस ने शेलिंग की जो पीसफुली वहाँ पर पॉलिटिकल कॉज के लिए रैली कर रहे थे लोग। इन सब मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हमारे साथ रफ़ीक रजवाना साहब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत रफ़ीक रजवाना साहब आपने वक्त दिया, और अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले बाबर सलीम साहब हमारे साथ हैं, इज सीनियर क्राइम रिपोर्टर, कराची में होते हैं। बाबर, ये बताइएगा आज मामला हुआ क्या? पहले तो ये बताएं कि पुलिस ने क्यों शेलिंग की, लाठीचार्ज क्यों किया कारकुनान पर उनको मुंतशिर करने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई असला बरदार लोग तो नहीं थे, ना वो किसी किस्म का वो रेड जोन के अंदर दाखिल हो रहे थे। अकबर साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली की कॉल थी कराची में, और 3 तलवार से जो कि रेड जोन में वाक़ है, यहाँ से इस रैली ने मज़ार कायद तक जाना था। खुर्रम शेर जमान इस रैली को लीड कर रहे थे। जिस वक्त यहाँ कारकुनान जमा होना शुरू हुए हैं, ये बिल्कुल वही मकाम है जहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस की जानिब से पहले रुकावटें खड़ी की गई, कारकुनान को रोकने की कोशिश की गई, और जिस वक्त कारकुन नहीं बाज आए, यानी कि उनकी तादाद बढ़नी शुरू हुई और उन्होंने मज़ार कायद की तरफ चलना शुरू किया, उस वक्त पुलिस की जानिब से यहाँ पर पहले लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद कारकुनों को हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद बाकायदा शेलिंग और हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस हुक्काम का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये रेड जोन है, हसास तनसीबात, हसास इमारात यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से पेशगी इजाज़त के बगैर यहाँ पर किसी किस्म का जो अवामी इज्तिमा है वो नहीं हो सकता। और तहरीक इंसाफ के पास इस हवाले से कोई तहरीरी इजाज़तनामा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इस रैली के कारकुनान को न सिर्फ रोका गया बल्कि उनको आज हिरासत में भी लिया गया है। अब जो SHO जो जख्मी हुए वो क्या मामला था? सुना है कि कुछ मतलब हमारे कॉलीग्स मीडिया से वो भी जख्मी हुए हैं, और उसके अलावा वो कैमरा शैमरा भी छीना पुलिस ने। अकबर साहब, जिस वक्त ये यहाँ पर ये पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें शुरू हुई हैं, उस वक्त ये इलाका मैदान जंग बना हुआ था। पुलिस की जानिब से बदतरीन लाठीचार्ज किया जा रहा था और कारकुनान की जानिब से बेतहाशा पथराव किया जा रहा था। पास कारकुनान ऐसे भी हमने देखे जिन्होंने पुलिस की लाठियां छीनकर पुलिस पर जो है तशद्दुद किया, और पुलिस की जानिब से जिस वक्त शेलिंग की गई है उस वक्त कारकुनान कुछ मुंतशिर हुए हैं। इस दौरान जो मीडिया पर्सन यहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद थे, पुलिस का रुख उनकी जानिब हुआ। पहले बाज कैमरामैन से कैमरे छीने गए, एक कैमरा निजी टीवी चैनल का आज टूटा भी है, एक रिपोर्टर आज जख्मी भी हुए हैं पथराव से। उसके बाद पुलिस की जानिब से जो मीडिया पर्सन हैं, जो न्यूज़मैन हैं, उनको यहाँ रोका गया कि वो किसी तरीके से इस कवरेज को ना करें, और ये गैर मंतकी सूरत हाल पैदा हुई। हमने इससे पहले भी कई दफा रिपोर्ट किया है 3 तलवार से, लेकिन न्यूज़मैन कभी नहीं रोका गया, कभी भी मीडिया को नहीं रोका गया काम करने से। DSP है जुल्फिकार सम्मो, यहाँ पर उनकी जानिब से बाकायदा ना सिर्फ कैमरा छीना गया बल्कि धमकियां तक दी गई। इस हवाले से DIG साउथ जो है उन्होंने इब्तदाई तौर पर नोटिस ले लिया। ये रिवायती नोटिस है, वो अब कहते हैं कि हम तहकीकात करेंगे कि ये क्यों हुआ। तहकीकात की जरूरत नहीं है, फुटेजेस खुल के बता रही हैं कि मीडिया पर तशद्दुद किया गया है, उनको अच्छा, साथ ये भी बाबर साहब ये भी बताइएगा, साथ रिपोर्ट भी हुआ, हमने फुटेजेस भी देखी, बट जस्ट टू कंफर्म
फैमिलीज मौजूद थी वहां पे, जिस पर पुलिस ने बदतरीन लाठीचार्ज किया, जिस रैली के ऊपर, उसमें फैमिलीज मौजूद थी, खवातीन मौजूद थी और शेलिंग भी की गई। खवातीन बिल्कुल, बल्कि मैं ये कहूँ कि बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद थी। मर्द शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेल कारकुनान है वो शायद इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन खवातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। और जिस वक्त शेलिंग हुई है उस वक्त भी यहाँ पर खवातीन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थी, और उनको यहाँ से इवैक्यूएट करना, यहाँ से निकलना उनके लिए एक बड़ा मसला बन गया था, क्योंकि रुकावटें थी चारों जानिब। पुलिस खड़ी हुई थी, जो यहाँ से जाने की कोशिश करता था पुलिस उसको हिरासत में ले रही थी, और जो नहीं जा रहा था वो पुलिस के या तो लाठीचार्ज का निशाना बन रहा था या आंसू गैस की शेलिंग के बायस उसकी हालत गैर हो रही थी। जी अकबर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बाबर, आपने बड़ा किया, डिटेल में सब मामला बताया। इस सब मामले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी सीनियर रहनुमा, शी इज ओनली सेकंड टू नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया इस वीडियो को लेके एक्स के ऊपर, और उन्होंने लिखा दे शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स, मतलब जिन्होंने वो जो एक बारीक सी सोटी पकड़ के वो जो एसएचओ को 2-3 लोग मार रहे थे, उसकी खैर तहकीक होनी चाहिए, लोग कौन थे, क्या मामला बना। बट एनीवेज इस चीज पर कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से 10 दिन पहले रैली नहीं करने दी जा रही, और ये तय कर लिया कि भाई जाने ही नहीं देना आगे, इनको यहीं पर इनको खड़े रहने देना, और फिर खवातीन वहां पर मौजूद, और आपने सुना अभी बाबर बता रहे थे बड़ी तादाद में, इतने मर्द नहीं थे वहां पर जितनी खवातीन पॉलिटिकल कॉज के लिए निकली हुई थी, उनके ऊपर इस तरह का बदतरीन तशद्दुद, लाठीचार्ज, शेलिंग कर दी गई पुलिस की तरफ से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बात करेंगे कि पंजाब में भी बहुत सी गिरफ्तारियां हुई। आज चूंकि रैली की कॉल दी हुई थी, आप जानते हैं मियां अजहर साहब को, हमाद अजहर के जो वालिद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, ही वॉज अरेस्टेड बिफोर द रैली। उसके अलावा जावेद हाशमी साहब के घर का मुहासरा किया गया, उसके अलावा भलवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर को गिरफ्तार किया गया, और सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, रफीक रजवाना साहब से पूछेंगे 2018 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि अक्सर कंपेयर किया जाता है ना कि तब नून लीग के साथ हो रहा था, अब तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो विलास के ऐसा कब हुआ था 2018 में। ब्रेक के बाद ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इलेक्शंस में 10 दिन रह गए हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक रैली करने की भी इजाज़त नहीं है, और एट द वेरी सेम टाइम उसी सूबे के अंदर जहां पर एक और दूसरी बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और उनके लिए कोई मसला नहीं है। मसला जो भी है इसको बहरहाल अदालतों ने भी देखना होता है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है कि 2018 में भी यही सब कुछ हुआ था। रफीक रजवाना साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं सर जानना चाह रहा हूँ कि 2018 में आपको रैलीज तक करने की इजाज़त नहीं थी, ऐसा तो नहीं हुआ, जलसे करने की भी आपको इजाजत थी, ये मामला तो ये कुछ पहली दफा नहीं है सर? 2018 में रैली भी थी, जलसे भी थे। 2018 जो है उसका इलेक्शन फिर आरटीएस के बैठ जाने से, पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को निकालने का हरबा इस्तेमाल किया गया था एट सर्टेन प्लेसेस। तो 2018 के इलेक्शन का फर्क था, ठीक है। अब ये रैली जो है जी, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है पहले अखबारों में भी, अगर दफा 144 नाफिज है तो उसको चैलेंज करना चाहिए था, वेदर द पीटीआई पीपल हैव चैलेंज्ड इट और नॉट, कि इलेक्शन के दिनों में अगर 144 दफा नाफिज किया गया है तो दैट इज बेस्ड ऑन मालाफर्डीज, और उसको जो है ना उसका अमल दरामद मुअत्तल कराना चाहिए था अदालत में। ये तो मजे की बात ये ना सर, वो सिर्फ पीटीआई के लिए नाफिज है, ये भी बड़ी कमाल किस्म की हमने दुनिया में देखा कि मैं यही बात कर रहा हूँ। इनको वो एग्जाम्पल देनी चाहिए थी कि मसलन वो गालिबन आसमा भुट्टो साहिबा लियारी में निकाल दी एक रैली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा अंदाजा है, मैंने कहीं टेलीविजन पे देखा था, तो चैलेंज करने का बेहतरीन ग्राउंड था, और उसको चैलेंज करते और साथ ही रैली की जो कह रहे हैं कि इन्होंने इजाजत नहीं ली या इतला नहीं दी, इफ इट इज सो तो एक इजाजत ले लेते, ना देते तो उसको भी चैलेंज कर लेते, मगर अब वक्त इतना शॉर्ट है कि इजाजत में और दरख्वास्त बिल्कुल ठीक बात है सर। अब इलेक्शन से बिल्कुल चंद रोज पहले वो इजाजतें आपको याद होगा शायद, नहीं तो मैं वैसे हाँ नहीं, लाहौर के अंदर सर यहाँ पे एक पूरा महीना लग गया, इधर से डीसी हाउस से इजाजत मांगने पे वो रोक के बैठ गए, लाहौर हाई कोर्ट में गया, फिर इजाजत नहीं मिली, तो वो महीना लग गया, वो इजाजत आज तक नहीं मिली लाहौर के अंदर। तो यहाँ पे मांग लेते हैं इजाजत और उसके बाद फिर इलेक्शन के बाद इजाजत मिल जाती शायद। मेरी नजर में बायो साहब इलेक्शन के दिनों में 144 लगाना भी नहीं चाहिए। लोगों ने इलेक्शन किस तरह लड़ना है, रैली निकालेंगे, जलसा करेंगे, जुलूस निकालेंगे, यही कुछ होता है ना जी। अच्छा सर, आपकी रजवाना साहब, अभी आपकी जो पार्टी है पीएमएलएन, उसके ऑफिशियल हैंडल से एक स्टेटमेंट जारी हुई है कराची के अंदर जो आज हुआ, उसके हवाले से स्टेटमेंट मैं आपको जरा पढ़ के बता देता हूँ। ये पीएमएलएन का ऑफिशियल हैंडल कहता है, ये टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं
कि पीटीआई वाज नेवर अ पॉलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी सियासी जमात थी ही नहीं। इट्स फिल्ड विद नोटोरियस टेररिस्ट्स। ये बदनामे जमाना दहशतगर्दों की, गूंज, गुंडों की और क्रिमिनल्स, जुर्म करने वाले मुजरिमों की ये एक जमात है। पीटीआई इज अ वेयर हाउस ऑफ गूंज एंड एंटी स्टेट एलिमेंट्स। नो मर्सी फॉर देम। अब ये देखिएगा कि 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने 2018 में वोट दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। वो सारे के सारे गूंज हैं, बदनामे जमाना दहशतगर्द हैं, वो मुजरिम हैं, वो गुंडे हैं। ये स्टेटमेंट और फिर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को कहना, खवातीन वहां पे मौजूद थी, गूंज मतलब। और मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि इनसे आहनी हाथों से निमटना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो आपने पहला ऑफिशियल हैंडआउट की बात की है, आई कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट, मैं कुछ कहने से कासिर हूं, ठीक है। उसकी जब तक सर ऑफिशियल हैंडल है, ये ऑफिशियल हैंडल है, इसको मरियम नवाज भी रीपोस्ट करती हैं ट्विटर के ऊपर वहां से। और ये पेमलन का उधर से आई है स्टेटमेंट। मैं जब तक मैं ना देखूं मैं उसके बारे में कोई राय देने से कासिर हूं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मरियम नवाज साहब ने अगर कहा है तो ऐसी सिचुएशन कहीं किसी क्लिप में किसी जगह होगी, जिन्होंने ये राइट्स किए या जो जुलूस में थे उन्होंने कभी कहीं कानून को हाथ में लिया होगा, तो उन्होंने देख के वो कहा होगा। बाकी ओवरऑल मुझे नहीं पता उनका क्या वर्जन है। मैं तो अपनी बात करता हूँ, जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ आपने सवाल किया और अभी आपने इंट्रो मुझे दिखाया, उस पर मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर अपनी राय दे रहा हूँ। आपकी पार्टी की सर टॉप लीडर हैं, ओनली सेकंड टू नवाज शरीफ। और भाई साहब मैंने तो बड़ा मतलब थॉमस आपको सारा कुछ बता ही दिया। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है सर। आप मुझे ये बताइएगा साथ कि मियां आजर साहब को गिरफ्तार कर लिया, जावेद हाशमी साहब के घर का मौसला कर लिया और कोई जवाब उसका मौजूद नहीं निगरान हुकूमत के पास। एंड इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय योर पार्टी आल्सो। अफसोसनाक है। बस इतना ही कहेंगे सर आप? और इस लफ्ज को देखे जितना मर्जी फैला ले, मेरे से कुछ और कहलवाना चाहते हैं वो मैं कह नहीं सकता, ना कहना चाहता। अच्छा, वो मियां मनान साहब है ना आपके फैसलाबाद से, वो भी सुना है मैंने, कैंडिडेट भी। हाँ, वो कह रहे हैं कि जहां तहरीक इंसाफ के छुप के भी मीटिंग होगी उधर पुलिस आएगी। वो डरा रहे हैं वहां पे कि जनाब ये जहां भी घर के अंदर भी छुप के कर रहे होंगे तो हम वहां पे भी पुलिस भेज देंगे। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये फिर निगरान हुकूमत आप ही की है, आपकी पार्टी की तो कंफ्यूजन चल रहा है। हमारे दोस्त हैं, बड़ा ह्यूमर क्रिएट करते हैं, वो मजाहिया अंदाज में बात करते हैं। ये मजाहिया था, उससे बड़ी मारें खाई है, बड़ी जेलें भुगती है। वो कभी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, वो तो मजाक कर रहे होंगे, उनका मिजाज ऐसा है। नहीं सर, चले खैर, आपने उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर लिया। अच्छा, मंशूर आया, चले अल्लाह करके वो आ गया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, हम उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते। जो चीज़ उसमें नहीं है मैं उसका जिक्र करता हूँ। उसके अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले वाला भी नहीं रहा, उसका भी जिक्र नहीं है। वो था ना कि भाई हम मिलके एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत को रोकेंगे, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे। इसको रिइटरेट नहीं किया गया, बल्कि आप जानते हैं आजकल तो बिलावल उधर से यहाँ पे सियासी नारे तो करने होते हैं, लेकिन पीटीआई के खिलाफ आपकी जमात ने और पीपल्स पार्टी ने मिलके जो सियासी स्पेस दी है गैर सियासी कुव्वतों को, उसकी मिसाल नहीं है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कोई जिक्र नहीं है इस दफा आपके मंशूर के अंदर। तो यूं लग रहा है कि आप अब मूड भी कोई नहीं है आगे, कभी इमरान खान से बात कर लें या तहरीक इंसाफ से बात हो जाए या आपस में ही कर लें कि यार वो जो एक हमने सोचा था वो फिर फारग सब मामला वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाला। देखिए, इफ यू गिव मोर स्पेस टू द अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, द सफरर्स आर एंड विल बी द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे क्या नवाज शरीफ साहब? आगे चले, मतलब की बजाय अगले सवाल पे जाए। नहीं, इसी से अगला सवाल है कि नवाज शरीफ साहब ये रियलाइज नहीं कर रहे। फिर नहीं रियलाइज कर रहे हैं, अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस जारी रखा हुआ, हमारा मंशूर है। उसमें कोई चीज रह गई तो कोई नहीं, वक्त के साथ साथ चीजें बीच में डाली भी जा सकती है, कुछ तब्दील भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द एनवायरनमेंट्स। हर पार्टी ने अपना मंशूर देना, अपने मंशूर पे अमल करना है। मगर देखें, चंद बुनियादी चीजें ऐसी हैं जो हर पार्टी के मंशूर में, मसलन इस मुल्क में तालीम होनी चाहिए, गरीब का ख्याल रखना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, मकान होना चाहिए, ठीक है जी, सेहत का निजाम हो, गरीब का इलाज मुफ्त होना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए। इस पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है, किसी पार्टी को भी इख्तलाफ नहीं, वो सबका तकरीबन एक जैसा ही होता है। उसका अंदाज अपना
चंद बेसिक्स पे जो है ना, वो तो सारी पार्टी है कंसेंसस। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं इसको जरा रिफ्रेज कर देता हूँ। चलें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है और वो अच्छी चीजें सारी होनी चाहिए। हाँ, उसके अंदर ये जरूर होना चाहिए कि ये कितना रियलिस्टिक है ये जो दावा किया जा रहा है। बट एट द वेरी सेम टाइम वो जो मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर के दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, ये यहाँ पे जो इस वक्त आपके राइवल्स के साथ हो रहा है और किसी दौर के अंदर वो लुडियां डाल रहे होते थे, आज उनके साथ हो गया। तो आपके ख्याल में ये नवाज शरीफ साहब को 3 दफा के वजीर आजम साहब को ये एहसास नहीं है कि ये उनके साथ दोबारा हो जाएगा? हो सकता है, तारीख यही बताती है। देखिए, सबने सबक सीख लिया है, अब सिर्फ इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं, तो उनको चाहिए सबक सीखे और पॉलिटिकल फोर्सेज अब इकट्ठी हो। सबक सारों ने सीख लिया है, इंशाल्लाह अब इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं होगा। और इमरान खान को भी इंसान ये सबक सीखा है सर पीएमएलएन ने, नवाज शरीफ साहब ने ये सबक सीखा है वैसे कि मतलब वो उन्होंने अपने ऊपर लाडले का स्टैंप लगवा लिया आके जिस तरह। मेरी बात सुने, आपने पिछले औकात की बात की है तो उसकी बात कर रहा हूँ कि हर पार्टी ने, हर लीडर ने सहूलतें झेली, जेलों में गए, झूठे मुकदमात का सामना किया, एग्जाइल बर्दाश्त की, सब कुछ किया, ठीक है। अब इमरान खान साहब जेल में है, ही इज फेसिंग ऑल दी थिंग्स। अब देखना ये है कि किसी के खिलाफ कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया है, अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो उसको ही शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मैं तो नहीं कहता कि इमरान खान हमारी पार्टी के खिलाफ है तो उसको रगड़ा दे दो, नो। मगर इमरान खान या किसी ने भी कोई अगर जुर्म किया है तो कानून और इंसाफ अपना रास्ता ले और अपना रास्ता लेगा। सही है सर, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो कानूनी रास्ता जितना लेना था वो ले लिया, उसके अलावा और बहुत से रास्ते निकल आए जिस पर जाहिर है कि आपकी जमात खामोश रही। एनीवेज, चले मैं आपकी खामोशी को आंसर ले लेता हूं। हमारा तो कोई इसमें हाथ ही नहीं है भाई, हमारा क्या ताल्लुक है? हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हाथ है ना सर। मरियम नवाज साहिबा जो कहती थी वो सारी चीजें वो है ना, नहीं चाहते वो अपनी राय तो होती है, क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती है? इन्होंने गलत काम किया, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सारे फरिश्ते तो नहीं है, अगर वो गलत काम करे तो कुछ भी ना कहे। ज़ाहिर उनसे मतलब इंतखाबी निशान उनसे ले लिया जाए वो भी ठीक रहेगा। वो कहते हैं उनका अपना कसूर है और किसी का कोई कसूर नहीं है, उसके अलावा किसी को सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त ना दी जाए। मेरे तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है, मैं इंतखाबी निशान छीनने के हक में नहीं था और ना हूँ। बिल्कुल ठीक है, बात है कि दरमियान में बिल्कुल प्रोसेस हुआ है वो किस तरह का हुआ है। अच्छा, लास्ट कोर्ट ने फैसला किया। लास्ट क्वेश्चन सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना मंशूर दिया है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ सामने आई है। वो कहते हैं कि जनाब हम अगर हुकूमत में आए तो उसके बाद हम ऐसी लेजिस्लेशंस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली लोग जो है ना वो मुंतखब करें। आप समझते हैं कि ये, वैसे खैर मुझे समझ नहीं आता पर उसको प्रेसिडेंट ही कहते हैं, वो प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ सिस्टम की गालिबन बात कर रहे हैं। डू यू एग्री टू इट? देखिए बात ये है कि ये 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आइन में तरमीम करने की। पार्लिमानी सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है, सब्जेक्ट टू कि जो पार्लिमान में लोग आते हैं उसको अच्छे अंदाज से चलाएं, बस। हाँ, सही। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि डायरेक्टली सेलेक्ट किया जाए लोगों की तरफ से, मतलब जो डायरेक्ट वोटिंग होती है। नहीं, वो देखिए डायरेक्ट करेंगे, छोटे सूबों की बड़ी हकतलफी होगी। आपके छोटे सूबे हैं, उनका ख्याल रखना है, 18वीं तरमीम है, बहुत सी चीजें हैं। ये एक फेडरेशन का एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते को आपने, गैलेक्सी को कायम रखना है, बंच ऑफ फ्लावर्स को कायम रखना है आपने। अच्छा, एक ये भी उन्होंने कहा है कि नेशनल असेंबली का जो टेन्योर है वो 4 साल करेंगे हम। आप इससे एग्री करते हैं? काफी दफा ये पहले भी ये सजेशन आ चुकी है, 5 साल वैसे ही काफी ज्यादा लंबा टाइम है। गुजारिश ये है कि 4 साल हो या 5 साल हो, पूरी करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पूरी तो करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच रफीक रजवाना साहब, आपने अपना वक्त दिया है। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि आज पंजाब के अंदर जो, आज नहीं ओवरऑल जो सिलेक्टिव 144 लगी हुई है उसके हवाले से आज हमने आईजी पंजाब के जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनसे पूछा कि अपना वर्जन दे देंगे कि वजह क्या हुई, क्यों आप जगह जगह पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, गिरफ्तारियां आपने क्यों की हैं, इल्ज़ामात क्या थे लोगों के ऊपर। लेकिन उन्होंने वर्जन देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब आप पहले बताएं आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो मैं क्यों वर्जन दूँ। उन्होंने सिर्फ उनसे पूछा कि आप ऑन एयर आके अपना कुछ वर्जन बयान कर दीजिए। बहरहाल खैर उन्होंने इनकार कर दिया वर्जन देने से। ब्रेक के बाद हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद होंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। स्टे विद अस।
पाकिस्तान में आज तक वैसे ऐसा हुआ नहीं कि इलेक्शंस आए हों। हाँ, मार्शल लॉज के बाद हो गया, उसका नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन बहरहाल कि इलेक्शंस आ गए हों और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई हो, और आज हमने देखा उसका मजहर के मुख्तलिफ जगहों पर, और वो फिर सेलेक्टिव टारगेटेड टुवर्ड्स जस्ट वन पार्टी। एक लॉ है, वो आपने उसका नोटिफिकेशन निकाला कि यार इस एरिया के अंदर कोई रैली नहीं कर सकेगा, इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, बाकी एमपी वाला, लेकिन वो एक ही जमात की तरफ फोकस्ड हो। अजीब सी बात है, लेकिन इसको चैलेंज क्यों नहीं किया अभी तक? सबसे बड़ी इसकी विक्टिम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ कानूनदान है। बहुत शुक्रिया अजहर साहब। वैसे तो मुझे, मेरी जाती राय अगर होता तो वो ये होगी कि अदलिया को खुद इसका नोटिस ले लेना चाहिए था, लेकिन चलें, नहीं हुआ। तो आप लोग कब चैलेंज कर रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया भाई साहब। फसाइयत और क्या होती है, बैन अल-अक़वामी रद्दी की टोकरी में फेंकना, और आर्टिकल 14, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 सारे रद्दी की टोकरी में फेंक दे। रोज की जमीन के नीचे, और अगर ऐसा कोई काम किया जाए, आर्टिकल 8 है फासिद आए, और इलेक्शन कमीशन सो रहा है। आर्टिकल 218 कहांगे साफ शफाफ इलेक्शन और गैर जानिबदाराना इलेक्शन, और एक सियासी जमात के साथ हो रहा है। और दीवाना साहब चले गए, मैंने दीवाना से पूछ रहा था कि दिल पे हाथ रख के या कसम खा के कहें कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आज बता रहे हैं कि मियां साहब पता नहीं कौन से आसमान से उतर के आए। डिक्टेटर का मुलाजम है मियां नवाज शरीफ, याद रखिएगा। वो जेन जो है उनका, वो डिक्टेटरशिप से निकल नहीं सकता। आज जो मर्जी कहते रहे, बताते रहे, वोट को इज्जत रखा। अभी सिर्फ इसी बात को ले लेते तो यहाँ ये मौका आ गया। मैं वैसे चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने इस पे एक मरासला लिख दिया है इलेक्शन कमीशन, अपना वजीर आला पंजाब को, वजीर आजम को, फिर इसी तरह मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स है सबको चला गया हुआ है। और कोशिश करूंगा कि कल इसको बाकायदा चैलेंज भी किया जाए। इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाया मैंने, और मैंने कोशिश की है सारे को मुहैया। सिर्फ इसी बात में नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान में तो, पाकिस्तान के समंदर में शाक एक बहुत इलेक्ट्रिक शॉक एक आई हुई है, जो इंटरनेट की केबल अक्सर वो खा जाती है, और वो पता नहीं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही, और वो भी बड़ी ज्यादती है, वो भी पीटीआई के हवाले से है। यानी ये नहीं है पता नहीं को खास एक मखसूस टाइम के लिए खाती है, फिर जोड़ भी देती है सर, ऐसे ना उसको आपको सूखा ठहराए। और वो भी कहीं ना कहीं से लगती है कि नून लीग से उसका बहुत को गहरा ताल्लुक है। उसमें भी मैंने लिखा है, उनको सबको लिखा है, और वो भी एक आध दिन के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूँ। पर बहुत ज्यादती है, और असूली तौर पर तो चीफ जस्टिस साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए। अभी तक नोटिस तो कोई नहीं लिया, यानी कुछ लोग ऐसी आज खुद नोटिस फर्ज करें, चले आज खुद नहीं लेते। मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑलरेडी एक बुनियादी हुकूक की पामाली के हवाले से दरखास्त पड़ी है, वो भी टेकअप नहीं हो रही, उसको भी कोई नंबर शंबर नहीं लग रहा, समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। अगर मैं ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, और बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स जो है वो उन्होंने इंश्योर करने हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, तो क्या ये तो नहीं उस जुमरे में आ जाएगा कि FIA मुझे नोटिस भेज दे कि ये आपने क्यों तनकीद की है? बता दें मुझे पहले। जारी रखे, इस तरह के नोटिस तो आपको आ ही जाने हैं। ये अभी जो बताया जा रहा है कि सामने को आज खुद नोटिस लिया, कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया इस सारे मामले में। एक ये पुरानी 2020-2021 की एक आईनी दरखास्त, बेसिकली क्या हुआ था कि फैसल मीर और आमिर मीर और क्यूम सिद्दीकी, असद तूर को उसके हवाले से मामला जब चले, तो चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब उस वक्त जज थे, उन्होंने खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नोटिस ले सकते, एक बेंच बना और रोक दिया, आईन और कानून के मुताबिक करने का कह दिया। आप अंदाजा लगाएं उसके बाद कितने नहीं पकड़े गए। अभी रिसेंटली खालिद जमील साहब का केस ले, समी इब्राहिम का, सदीक जान का, जमील फारूकी का, मैं क्या क्या नाम लूं, तो क्या हुआ? किसी के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट अब देख रहा है, अब वहां पर तो उन्होंने कह दिया था कि FIA के पास ऐसा इख्तियार नहीं है, और उसके बाद FIA जो कर रहा है वो सबके सामने, उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है, वो सबको नोटिस दे रहे हैं और कह रहे हैं आप आएं और आके हमारे क्वेश्चनेयर्स का जवाब दें। और आप अभी थोड़ी देर पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर गए कि ये तो होगा जनाब, ये आज़ादी इजहार की जो आज़ादी है वो अनलिमिटेड नहीं है। अच्छा आप 1902 के जो है जो पत्थरों के जमाने के मुर्तज़ा सोलंकी उसकी बात कर रहे हैं, या मॉडर्न मुर्तज़ा सोलंकी की बात कर रहे हैं? सर मॉडर्न। अच्छा वो लेकिन मॉडर्न भूल गए आप। अब जब वो नया दौर में होते थे, क्या होती थी बातें, किस तरह की जुबान इस्तेमाल होती थी। अब एक वजारत का टैग लग गया है, 1000 दफा सोचना चाहिए कि क्या, और उनके आसपास के लोग क्या बातें करते हैं। तो पता नहीं कब शीशे के कमरे में बैठे हुए हैं, पत्थर मार रहे हैं, लगता खुद ही को पत्थर लग रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये इजाजत नहीं है। और अल्टीमेटली मामला ये फोटो के अंदर ही हम लेकर आएंगे। यानी FIA का अभी तक फिलहाल मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को टेस्ट केस के तौर पर लेके आए कि जिस डेट को ये ऑर्डर किया था उसके बाद कितने सहाफियों के साथ ये ज्यादती हुई, कितने पर्चे हुए, ये हुए, और क्या पर्चों में कोई सजा हो गई। तो अगर ये था सारा कुछ हो रहा था तो खामोशी तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा
हमारी सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ करती है, यानी हमको इतना मुतमिन नहीं है। मैं अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हूँ सारे मसले से। वजह क्या है कि जब जस्टिस काजी फाजी से, यानी इससे पहले देखिए, मैं वो आदमी हूँ जो पिछले 15 साल से ये कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात। तारीखी तौर पर बता देता हूँ, इमरान खान साहब के दौर में ऑनलाइन रूल्स बने थे, वो बाकायदा चैलेंज हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। जस्टिस अतर मिल्ला साहब थे उस वक्त, उन्होंने सेट असाइड कर दिया, अपील फाइल की FIA ने, और मरियम औरंगजेब ने वापस ले ली। और आज पता नहीं किस मुंह से ये बातें करती हैं। और ये हमारे दोस्त अफजल भट्ट साहब PUFU के सदर और ये सारे जो मुर्जा सोलंकी वगैरह सारे उसको साथ खड़े हुए थे। आज पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। अब ये वाला सवाल, ये वाला केस भी सामने मौजूद है। और दूसरी तरफ वजह यह है कि जस्टिस काजी फैसला के अगेंस्ट थोड़ी सी जरा अपना लोगों ने तनकीद शुरू की, वो बर्दाश्त नहीं हुई। अब और इससे पहले क्या होता रहा, चीफ जस्टिस उमरता बदियाल के खिलाफ क्या बातें हुई, जैसे साकिब निसार के खिलाफ जस्टिस मैं कल ही सोच रहा था अजहर साहब कि वो मैं लिस्ट आई ना, जब वो हमने देखी उसमें से काफी सारे वो 60-65 लोग जो थे, तो मैं सबसे पहला नाम मैंने देखा, मैंने कहा शायद मरियम नवाज साहिबा का नाम इसमें होगा। वो पूरी लिस्ट में कहीं नहीं है उनका, वो हो सकता है अगली लिस्ट में आ जाए, क्या पता। मजाकी बड़े हो, उसी बड़े मजाकी हो। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। करप्ट और कॉम्प्रोमाइज कह देना, जलसे के अंदर तस्वीरें चला देना, इससे ज्यादा तस्दीक क्या होगी। ओहो, आप शायद भूल गए हैं जज अरशद मलिक के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसको जजेस के बारे में, जैसे जादू असर के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आज तो शर्म से डूब बनने का मकाम है। उनको तो असूलियत में घर बैठ जाना चाहिए कि जो अल्फाज वो इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अब ये चाहिए, एक बड़ा आसान हाल बता देता हूँ इसका। ये पिछले कोई 10 सालों से जजेस जुडिशरी के बारे में जिन्होंने इस्तेमाल किए हैं, एक बनाए कमीशन में बैठ के एक एक का किरदार सामने आए और कौम के सामने लाकर रखे ना, सारा कुछ पता चल जाएगा। 90% जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोग इसमें आपको इन्वॉल्व नजर आएंगे। वो अलग बात है, कुछ हर दो तरफ से ही हो जाता है सर, वो कहीं ना कहीं से हो जाता है, लेकिन वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो वैसे आमिर मीर साहब की जो आप बात कर रहे थे, जो वो 2021 वाला जो उस वक्त काजी फाइजा साहब ने उसको मोटो लिया था, वो आजकल पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात हैं, उनकी वेबसाइट वो अभी भी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है। कानों को हाथ लगा लें, आप जाके वहां पे अल्फाज देख लें कि वो लिखे क्या हुए हैं, क्या ये बातें हो सकती थी किसी भी दौर में, और अभी तक पड़ी नहीं है। लेकिन देखें ना सर, उनको उस वक्त केस हुआ था उनके ऊपर, वो FIA का मामला बना था, वो माशाल्लाह वजीर बन गए सर उसके बाद निगरान हुकूमत में। और इस हुकूमत के देखिए, आप एक और बात बताऊं कि सो कॉल्ड लिबरल हैं सारे अपना, यानी अबसार आलम जो है वो किधर है आजकल। अबसार आलम का अगर रूल देखिए आप, मुझे तो बहुत चीजें पता है ना, पैमरा के चेयरमैन थे। मैं कहता हूं अभी रहने देते हैं, चलें, और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो इधर उधर। मैंने एक और चीज आपसे, वो निगरान से मुझे सर याद आया, अजहर साहब, सिंध में जो निगरान वजीर आला हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, आज जो कराची के अंदर हुआ, मतलब वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। वहां पर खवातीन मौजूद थी जिनके ऊपर अंधाधुंध शेलिंग की गई, लाठी चार्ज हुआ, वो चंद एक ने बीच में से कोई उन्हीं से लाठियां छीन के पुलिस वालों को भी मार दी जो उन पर बरस रही थी, उसको उठा के उन्होंने कर दिया, हाईलाइट कर दिया। लेकिन निगरान वजीर आला हिमसेल्फ वाज अ सुप्रीम कोर्ट जज, उनको देखना चाहिए कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड कम से कम और कोई ना तो मैं तो दूं। अच्छा, मैं एक बताऊं, आपको शायद याद नहीं है, ख्वाजा साद रफी का जो नैब वाला केस था, उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज मैंने नहीं दिया था, इन्होंने दिया था। और ये बुनियादी तौर पर जस्टिस काजी फायदा या जिससे पुराने जो जजेस हैं उसी ग्रुप से ताल्लुक है इनका। ये तो जवाब अब वो देंगे ना, जवाब देना ये जवाब दे 4 चीजों के। पहली तो बात है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, नैब कर रही है, निगरान हुकूमतें सारी साथ मिली हुई कर रही हैं, तमाम इदारे चाहे नैब हो, FI हो, एंटी करप्शन हो, पुलिस हो, ये सारा जो कुछ कहाँ खड़े हैं, इनके छत्र छाया के नीचे हो रहा है। आज जवाब देना चाहिए उनको, बल्कि मैं तो कहूंगा इनको भी बतौर मुलजिम के तौर पर तलब किया जाना चाहिए, यानी ये निगरान वज़ीर आला को भी बतौर मुलजिम के तौर पर तलब किया जाना चाहिए कि आप सारे मामले के जिम्मेवार हैं, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, आप कसूरवार हैं, और आप वो लोग हैं कि जिसने इस पाकिस्तान की ये हालत ये बनाई है। बड़ी उम्मीदें रखी थी आपसे, बड़ा लोग आप समझते, लोग उस वक्त कहते थे, मैं उस वक्त ही कहता था, मैं कहा नहीं इन पर यकीन नहीं करना आपने, और मैं मेरे अगर आप देख लें, मैं उस वक्त भी कहा करता था कि इन पर यकीन नहीं करना। आज कोलो फिल्म में तजाद, मुनाफकत, सारा कुछ सामने आ चुका है। अच्छा, ये इलेक्शंस आ रहे हैं, इन रन अप टू इलेक्शंस, वो हमने प्रोग्राम में भी ओवरऑल वही डिस्कस किया कि एक इट्स टारगेटेड टुवर्ड्स वन पॉलिटिकल पार्टी, एक जमात की तरफ जो ना हुआ वो सब मामला, ये जो एक बहस चल रही थी जिसपे फिर अगेन वो एक हमारे सीनियर साफ़ी कॉलीग हैं अंसार अब्बासी साहब, आपने देखा होगा, वो अंदर की अपने वो क्लेम करते हैं कि मैं बहुत अंदर से खबर लेके आया हूँ, वही कि जनाब फांसी साइफर में या उम्र कैद, और फिर दूसरा बाकियों का क्लेम करना कि 8 फरवरी से पहले
ये चीजें तो खैर उधर सुप्रीम कोर्ट में रूल आउट हो गई थी जमानत वाले मामले के हिसाब से, लेकिन आपके ख्याल में ये इज इट पॉसिबल जिस तरह से ये चला रहे हैं और आगे 8 फरवरी से पहले पहले सजा दे के और जो भी वो बनाना चाहते हैं आगे मामला? देखिए, नजम सेठी साहब की चिड़िया, अंसार भाई साहब हमारे दोस्त हैं, ये सारे जो बातें कह रहे हैं, इनके पास डेटे कहाँ से आई? एक सवाल है ना तो वकील हैं, ना ये जज है, ना इनका जुडिशरी से ताल्लुक है, आखिर कौन दे रहा है इनको? सवाल तो बड़ा वाज़ेह है ना। उन्होंने कहा, लॉयर ने जो तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने कहा बुलाएं नजम सेठी साहब से, बुला के जरा पूछ लें। इमरान खान साहब की तरफ से सवाल ये भी उठाया है कि आप आए, अगर ये पूछा है इनको बुलाएं, समन करें, तो ये सवाल तो बड़े देखे ना, ये अब ये सारी चीजों को रास्ता खोल रहे हैं ना। अब ये जो ढकी छुपी चीजें थी वो खुल के बहुत सामने आ चुकी हैं। ये मैं नहीं समझता ये होना चाहिए, और मैं तो तकाजा भी करूंगा, मैं मुतालबा भी करूंगा, मैं डिमांड भी कर रहा हूँ, बड़े सख्त लफ्ज़ में डिमांड कर रहा हूँ, ये सब रोके सारा कुछ। ये ट्रायल वगैरह एक सियासी जमात को कॉर्नर के साथ मत लगाएं। 8 फरवरी सर पे आई खड़ी है, सारी डेटे आपने बाकी सारी केसों में नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी सबकी डेटे लंबी डाल दी, ये भी डेटे लंबी डाले। 8 फरवरी के बाद देखिएगा क्या करना है, जो भी होगा कौम के सामने आ जाएगा, उसके बाद मौका आपके पास पूरा है। और वैसे भी मैं बताऊंगा आपको क्या होना है, सजाएं हो जाएगी ना, सजाएं सुना देंगे, लेकिन सजा साइफर में ना तो उम्र कैद है, ना सजाए मौत है। वो अपना, मैं तो इसको बरियत समझता हूँ कि बरियत का केस है। अब्बासी साहब जो वो प्रोसिक्यूटर जो है, उन्होंने तो प्लीड किया है कि ये इसमें सजाए मौत बनती है इस केस के अंदर। अच्छा, वो आखिरी चीज अजहर साहब, जो मंशूर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारे पास बिल्कुल 2 मिनट रह गए हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो कहा गया कि हम अगर हुकूमत में आ गए तो एक मामला जाहिर है कि वो फिर कोई तरमीम करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे लोग। ये आपके ख्याल में ये मंशूर में ये डाल देना ये दुरुस्त है? मतलब पंजाब बड़ा सूबा, ये तो फेडरेशन का मसला हो जाएगा आगे। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमारा मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है कि पहले दिन से ये तय होगा कि जनाब वजीर आजम के, और ये डायरेक्ट इलेक्शन है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक शक्ल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में दे दी, और हम सब इससे बड़ी डिटेल डिलिब्रेशन हुई है, डिस्कस हुई है। असेंबली की मियाद भी 5 साल की बजाय 4 साल करने की बात हुई है। सेनेट के भी आधे डायरेक्ट और आधे, अब देखा ना, ये बड़ा सोच समझ के किया है, जिसमें सौदेबाजी बड़ी होती थी, इसमें अपना बिकना बड़ा होता था, और वज़ीर आज़म के साथ जो ज्यादती की जाती है वो सारी है। आज तो नवाज शरीफ को चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन जितना मैनिफेस्टो में मेहनत करके चीजें सारी सामने रखी है, वो बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आम आदमी की मेरा सवाल अजहर साहब, टाइम बिल्कुल थोड़ा सा मैं असल में शायद मैं कन्वे नहीं कर पाया, वो सवाल ये था, पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, यहाँ पे पहले ही बड़े सूबे से छोटे सूबों को गिले शिकवे रहते हैं और कुछ उनमें से जायज और बजा भी रहते हैं। यहाँ पे पंजाब वाले डायरेक्ट इलेक्ट करके वो हर दफा एक ही प्राइम मिनिस्टर पंजाब से, हर दफा प्राइम मिनिस्टर पंजाब से, जस्ट इन केस अगर ये हो जाए तो ये फेडरेशन के लिए कोई अच्छी चीज तो नहीं है। नहीं, मैं फिर बताता चलूं, हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं, हमारी रोटेशन रखी हुई है, हमने हर दफा सदारत की ना रोटेशन रखी हुई है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए बड़े बड़े मैकेनिक्स हैं, वो तय हो जाएंगे, लेकिन ये आईनी तरमीम के जरिए होना है और मेजोरिटी से होगा। हमने एक आइडिया रखा है, कौम आगे देखती है, कौम क्या फैसला करती है, लेकिन इसका हल भी मौजूद है कि छोटे शहरों से भी वज़ीर, दरवाजे नहीं बंद हो गए, याद रखिएगा, ये बता दूं मैं आपको। चलें, खैर वो पहली बात तो चलें वो बिलफर्ज महाल 2/3 मेजॉरिटी हो और उसके बाद वो इस तरह की कोई तरमीम कर लें, लेकिन उसके बावजूद ये एक पहले भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जिस वक्त बात किया करते थे, सिर्फ उसमें नाम ही चेंज किया ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं करते, चले जी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट कर लेते हैं। नॉनदलेस लेट्स सी अगर ऐसा कोई मौका आया, और उसमें आप ये कह रहे हैं कि बाद में ये हो सकता है कि उसमें आप तय कर लें कि एक दफ़ा पंजाब से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, एक दफ़ा KP से बनेगा, एक दफ़ा बलूचिस्तान से बनेगा, उसके अंदर अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं फिर साथ साथ कि बाकी सूबे वाले हम क्यों नहीं इस दफ़ा उसके अंदर रनिंग के अंदर। उसका देखिए, उसका मैकेनिक सारी जब पार्लियामेंट में बैठेंगे उसके आगे मैकेनिक सारे तय हो सकते हैं, काम नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में ये कर चुके हैं और हमारा बड़ा कामयाब। चले ठीक है सर। अच्छा, वो तो तय फिर तभी होंगे जब सारी सियासी जमातें मिलकर बैठेंगी। वो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, PMLN तो अभी भी अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल को ये कह रही है कि ये गुंडों की, बदमाशों की और दहशतगर्दों की जमात है। पता नहीं आगे कब पाकिस्तान के नसीब में अल्लाह रहे कि इकट्ठे सब मिलकर बैठे, कुछ ना कुछ तो आगे मामला चले। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है।